वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज 16 अप्रैल 2022 है, दिन है सैटरडे और आज है हनुमान जयंती। तो इस पावन पर्व पर आई प्रे टू लॉर्ड हनुमान टू ब्लेस अस ऑल, हमें शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकि हम हमारे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस को ब्रेवरी के साथ हैंडल कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है हम सब के लिए। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फ्यूल प्राइस आउटलायर, फ्यूल प्राइस कंपैरिजन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ट्रांसफॉर्मिंग टूरिज्म, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वन पेंशन फॉर एमएलएज और डिफेंस इंपोर्ट बैन, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। इज इंडिया ए फ्यूल प्राइस आउटलायर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एज वी नो कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमारे देश में भी फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं और एक नई डिबेट स्टार्ट हुई है कि क्या भारत की सरकार जो है, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जब हम भारत की बात करें तो क्या भारत जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा चार्ज करता है, व्हेन आई से चार्ज आई मीन टू से जो ज़्यादा टैक्स लगाता है, और क्या दूसरे देशों के साथ भारत के फ्यूल के प्राइस को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि भारत में फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, राइट। वी कैन फील के बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, क्या दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो क्या वाकई में भारत में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं? चलिए देखते हैं। कुछ हेवी ऑयल इंपोर्टर देशों की बात करें तो नेदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, इटली, स्पेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो हेवी ऑयल इंपोर्टर की कैटेगरी में आते हैं और भारत भी ऑफ कोर्स हेवी ऑयल इंपोर्टर की कैटेगरी में ही आता है। भारत का नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, राइट। तो ये बाकी के देशों के कंपैरिजन में हम ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इन सारे देशों के साथ हमारे देश की फ्यूल की प्राइस को कंपेयर करें तो पता चलता है कि हमारे देश में फ्यूल की प्राइस जो है वो इन सारे देशों से कम है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि ये सारे तो डेवलप्ड देश हैं, तो वहाँ पर अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम वेज भी ज़्यादा है। यू बी सरप्राइज टू नो कि अगर ब्रिक्स देशों की बात करें, राइट, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन सारे देशों की पेट्रोल और डीजल की प्राइस को अगर भारत के डोमेस्टिक पेट्रोल और डीजल की प्राइस के साथ कंपेयर करें तो हमारे देश में प्राइसेस कम है। इनफैक्ट रशिया जो इतना बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर हैं, रशिया में भी भारत के कंपैरिजन में फ्यूल की प्राइस जो है वो ज़्यादा है। और आसियान के देशों की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये 10 देशों के साथ अगर भारत के पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ पर प्राइस जो है वो हाईएस्ट नहीं है, रीजनेबली लो कैटेगरी में हम आते हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का क्लेम ये भी है कि ये जो पीपीपी के माध्यम से अगर देखा जाए, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। सम इकोनॉमिस्ट्स हैव अंडरटेकन क्रॉस कंट्री एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ पीपीपी to reach the conclusion that the per liter cost of LPG, petrol and diesel in India is higher vis-a-vis other advanced as well as developing economies. अगर पीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये दावा है कि कुछ इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज और एडवांस्ड यानी कि डेवलप्ड देशों के एलपीजी पेट्रोल और डीजल की प्राइस को भारत की एलपीजी पेट्रोल और डीजल के साथ कंपेयर किया जाए पीपीपी के टर्म्स में, तो हमारे देश में प्राइस जो है वो ज़्यादा है। अब पीपीपी जो है इट्स ए सॉर्ट ऑफ रेशियो, और जो हमारे देश की नेशनल करेंसी है, फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू पीपीपी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मिल्क है, दूध, तो भारत में 1 लीटर दूध की कीमत क्या है और उसके कंपैरिजन में यूके में 1 लीटर दूध की कीमत क्या है। तो इस प्रकार से नेशनल करेंसी और सेम प्रोडक्ट या फिर सेम सर्विस को कंपेयर किया जाता है और इससे पीपीपी निकाला जाता है, राइट। तो पीपीपी जो है वो डेफिनेटली फैसिलिटेट करता है इंटर कंट्री कंपैरिजन। एक यूनिफॉर्म स्केल पर अगर कुछ चीज़ों की बात करें तो कंपैरिजन जो है वो पीपीपी से अच्छा निकलता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, राइट। ये कुछ ही ऐसी ट्रेडेबल कमोडिटी पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
डेली इनकम एक ऐसी चीज़ है जो डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर, जिससे हमें पता चलता है, ये एक और तरीका है। और अगर डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें और डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्लियर पिक्चर जो है वो इमर्ज होता है। अब देखिए, एक डेवलप्ड देश में जो एक व्यक्ति की इनकम है वो ज़्यादा ही है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, राइट। और वहाँ पर क्या है कि फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो हमसे ज़्यादा होता है डेवलप्ड देशों में। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो भारत की एवरेज ये निकलती है कि एक व्यक्ति हमारे देश में पर डे 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करता है, राइट। 1 लीटर से भी कम इस्तेमाल है हमारे देश में, एवरेज इंडियन की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ पर प्राइस जो है, मीन्स जो खर्च आपको करना पड़ता है वो कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। द शेयर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल एंड डीजल इन द डेली इनकम इज़ नॉट वेरी हाई, क्योंकि 1 लीटर से भी कम एवरेज यूज़ होता है। तो ऑफकोर्स ऑयल की और फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है, आई डू एक्सेप्ट इट, लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ऑयल की प्राइस कम है, राइट। वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि भारत को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो ऑयल की प्राइस जो है और दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा है या कम है, हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इनकम और एक्सपेंडिचर और एवरेज यूज़ के हिसाब से, तो भारत जो है वो मिडिल कैटेगरी में आता है, राइट। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो मिडिल कैटेगरी में आता है। टैक्सेस की बात करें तो देखिए, दिल्ली जो है उसमें 41%, यानी कि हमारे देश की बात करें तो 41% जो है वो पेट्रोल पर और 35% टैक्स जो है वो डीजल पर लगाया जाता है। फ्रांस जो है वो 70% टैक्स लगाता है पेट्रोल पर और 59%, लगभग 60% जितना जो है वो डीजल पर लगाता है। एंड सेम थिंग गोज विथ जर्मनी में भी आंकड़ा जो है वो ऐसा ही कुछ है। स्वीडन का आंकड़ा भी रिजनेबली फ्रांस से मिलता जुलता है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे ज़्यादा फ्यूल पर चार्ज करते हैं। और आज से 10 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो यूके में फ्यूल की प्राइस जो है वो कुछ 80-90 रुपीज़, अगर कन्वर्ट करें तो 80-90 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की प्राइस हुआ करती थी। तो लंबे समय से कुछ डेवलप्ड देश जो हैं वहाँ पर प्राइस एक ज़्यादा रही है इन कंपैरिजन। अब भारत की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो मार्च 22 में 232 लाख करोड़ की नॉमिनल जीडीपी है और 138 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। तो एक व्यक्ति जो है वो पर डे 466 रुपीज़ कमाता है, ये एक एवरेज निकलती है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि सभी की इनकम ये हो, मुकेश अंबानी की इनकम ये नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 466 रुपीज़ पर डे एक व्यक्ति भारत में पैसे अर्न करता है। और फ्यूल की प्राइस जो है वो लेट्स से 110 या फिर 100 रुपीज़ है। तो ऑन एन एवरेज 24 से 22% जो उसकी इनकम है उसका 24 से 22% निकलता है, राइट। 466 का 24 या 22%। लेकिन अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि पर डे कंजम्पशन जो है वो एक व्यक्ति का 1 लीटर से भी कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्यूल की प्राइस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें। तो एक अलग एंगल था चीज़ों को देखने का और समझने का इस आर्टिकल में। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ट्रांसफॉर्मिंग टूरिज्म, मिलेनियम पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है। तो इस मिलेनियम पोस्ट न्यूज़पेपर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स अबाउट दिल्ली और दिल्ली का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। और एज वी नो कि बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी जो है वो गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई है। एंड सेम थिंग गोज़ विद दिस टूरिज़्म सेक्टर एज वेल। ये जो देखो मेरी दिल्ली ऐप है ये डेफिनेटली गेम चेंजर है। अब दिल्ली के बारे में हम सब जानते हैं, इट इज़ एवरीवन सिटी, राइट। यहाँ पर पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, इतिहास जुड़ा हुआ है। दिल्ली का अपना खुद का एक कल्चर है, कस्टम है, फूड, आर्ट, क्राफ्ट, लोग, भाषाएं, कितनी सारी चीज़ें दिल्ली में हैं जो हम देख सकते हैं, जो खोज सकते हैं। और दिल्ली टूरिज़्म जो है ये ऑफिशियल ऐप है उसका, दिल्ली टूरिज़्म का, और ये वर्ल्ड क्लास ऐप है। एंड आई एम श्योर ये ऐप जो है वो दिल्ली को चेंज कर रहा है, इनफैक्ट चेंज कर भी दिया है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरे जो राज्य हैं हमारे
दूसरे जो बड़े शहर हैं वो भी इस प्रकार का ऐप आई एम श्योर डेवलप करेंगे और एक पैन इंडिया ऐप भी ऐसा बनाया जा सकता है। अब ये जो ऐप है इसका मेन आइडिया यही है कि इंटरनेशनल टूरिज्म और नेशनल टूरिज्म के स्पॉट में दिल्ली को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बनाना, यही इसका मेन लक्ष्य है। और इसमें छोटे बड़े सभी लोग जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फूड जॉइंट्स हैं, इटरीज हैं, कोई क्राफ्टमैन है, कोई हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन है, तो ये भी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। तो दैट इज़ लाइक विन विन के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स लाइक ए प्लेटफॉर्म। या लेट्स से कि फ़ॉरेन का कोई टूरिस्ट दिल्ली में आया है, और फ़ॉरेन का हो या फिर साउथ इंडिया या फिर गुजरात या फिर किसी भी राज्य से कोई फैमिली जो है वो दिल्ली घूमने के लिए गया और इस ऐप में वो देखते हैं, और ऐप में उनको बहुत सारी लोकल चीज़ें मिल जाती हैं और वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उस जगह को विज़िट कर सकते हैं, और लोकल जो लोग हैं तो उनको इसका फ़ायदा होगा। इसी के साथ बहुत सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो हैं, लोकेलिटीज़ जो हैं, वो आजकल पार्टनरशिप में दिल्ली को साफ़ कर रहे हैं, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, दिल्ली स्वच्छ बन रहा है। और ये जो ऐप हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तक प्रॉब्लम ये था कि दिल्ली को लेकर कोई रिलायबल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बहुत सारी अलग अलग साइट्स में अलग अलग जगहों की इन्फॉर्मेशन रहती थी, और आपको मल्टीपल टूरिस्ट सेंटर्स पर जाना पड़ता था, काउंटर्स पर जाना पड़ता था टिकट्स खरीदने के लिए। तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ऑफ कोर्स आप जाते हैं और वहाँ से सारी, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपने सुबह से एक प्लान बनाया कि पहले आप ए जाएंगे, फिर बी सी डी, अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन सारी टिकट्स आपके पास हैं। तो आप जब भी निकलेंगे तो आप ए से बी सी डी, पूरा आपका प्लान जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। फिर मल्टीपल ह्यूमन इंटरफेसेस हुआ करते थे, तो इसकी वजह से भी इश्यूज होना, या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन गैप, ये सारे इश्यूज हुआ करते थे। और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, किसी का कांटेक्ट वहाँ पर है तो ही आप जा सकते हैं। इन द सेंस के दिल्ली घूमने के लिए जाना है, कहाँ पर होटल बुक करेंगे, कहाँ से कौन सा एरिया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब एक ऐप में आ गई। तो इट्स लाइक वन स्टॉप डेस्टिनेशन। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे हमारे शहर और स्टेट्स जो हैं वो इस प्रकार के ऐप को अडॉप्ट कर सकते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा है इसमें, टूरिस्ट हो, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोकल पॉपुलेशन, जो टूरिस्ट गाइड हैं, छोटी बड़ी जो जॉइंट्स होती हैं, रेडीज़, राइट, जो लारिया जिसको कहते हैं, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, स्ट्रीट साइड फूड कहते हैं ना वो, फिर जो गेस्ट हाउस ओनर्स हैं, होटल, ट्रांसपोर्ट, टूर ऑपरेटर्स, स्टूडेंट अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट, सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं इसका फ़ायदा है। और द मोबाइल ऐप हाईलाइट्स द इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज, जो अलग अलग सरकारी एजेंसीज ने अलग अलग जो काम किया है, इनिशिएटिव्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इस मोबाइल ऐप पर नज़र आती हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 की जो थीम है दैट इज़ टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये देखो मेरी दिल्ली ऐप जो है दैट इज़ डेफिनेटली एन ऐप दैट इज़ प्रमोटिंग दिस इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये सारी चीज़ें किसने स्टार्ट की पता है? एक ऑफिसर ने, सेक्रेटरी हैं स्वाति शर्मा, और टूरिज्म एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, और उन्होंने और उनकी डेडिकेटेड टीम ने मिलकर इस ऐप को डिज़ाइन किया है। और आज देखिए इस ऐप के माध्यम से चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त लेवल पर बदल रही हैं। लेट्स होप कि इसी चीज़ को दूसरे राज्य भी अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारी अच्छी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, और एक बार व्यक्ति आएगा तो बार बार इंडिया को विज़िट करेगा, और भारत का कल्चर स्प्रेड होगा, भारत की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, भारत के छोटे बड़े लोग जो छोटी बड़ी चीज़ें बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जिसने, और इतिहास को देख लीजिए, टूरिस्ट्स जो हैं उन्होंने कितना सारा कंट्रीब्यूशन दिया है सिविलाइजेशन को। तो टूरिज़्म इज़ ऑलवेज आई थिंक दैट इज़ वेरी डियर, और टूरिज़्म मीन्स पूरी दुनिया को चलाता भी है, आप कह सकते हैं। लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए जन्म लेती हैं। वन पेंशन फॉर एमएलएज, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है आपकी सरकार ने।
पंजाब में जो भगवत मान चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उनकी सरकार ने अब यह तय किया है कि पंजाब में 1 MLA 1 पेंशन रूल को लाया जाएगा। और भगवत मान सरकार का कहना यह है कि 5 सालों के अंदर इस स्कीम के माध्यम से पंजाब की सरकार को 80 करोड़ रुपीस का फायदा होगा। कितना? 80 करोड़ रुपीस का। अब ये 1 MLA 1 पेंशन का मतलब क्या है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट। आप जानकर हैरान हो जाए। देखिए, हम है ही बेवकूफ। आई एम टॉकिंग अबाउट वी द पीपल। हमारे जो MLAs हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक बार MLA के तौर पर उन्होंने काम किया, फिर लेट्स से नेक्स्ट इलेक्शन वो हार गए, फिर उसके बाद सेकंड टर्म में आए, उसके बाद इलेक्शन हार गए, फिर थर्ड टर्म में आए, राइट? तो ये एक व्यक्ति 3 बार MLA बना तो उनको 3 पेंशन्स मिलेंगे। जस्ट इमेजिन कि लेट्स से कि समझने के लिए कि पहली बार MLA बने तो उस टाइम पर 10,000 पेंशन था, दूसरी बार बने तब 15,000 था, और तीसरी बार बने तब 20,000 था। तो अब वो MLA नहीं है तो एक महीने में पता है उसको 20 + 15 35 + 10 हर महीने इस व्यक्ति को 45,000 रुपीज़ पेंशन में मिलेंगे। तो जितनी बार आप MLA बने उस हिसाब से आपको टर्म वाइज पेंशन मिलता था। अब इस चीज़ को स्क्रैप किया गया है क्योंकि ये मल्टीपल टर्म का पेंशन जो है, दिस इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल। एंड आई एम श्योर पंजाब सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो अब दूसरी सरकारें भी इस प्रकार का डिसीजन लेगी। हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। एक RTI रिप्लाई ने यह कहा है कि हर साल पेंशन में हरियाणा सरकार जो है उनको 29.5 करोड़ एन्युअली पे करने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने MLAs हैं जिनको पेंशन देना पड़ता है, फिर कुछ ऐसे MLAs हैं जो अब नहीं रहे लेकिन उनके स्पाउस को पेंशन देना पड़ता है, और ये मल्टीपल पेंशन। एक पेंशन है तो दैट इज़ लॉजिकल थिंग, लेकिन 3, 4, 5 पेंशन आ रहे हैं। एक कांग्रेस के मिनिस्टर जो है ना, फॉर्मर कांग्रेस के मिनिस्टर, उनको पर मंथ 2.38 लाख रुपीज़ मिलते हैं पेंशन में। पेंशन जस्ट इमेजिन, लगभग 2.5 लाख हो गया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है उनको 2.22 लाख मिलते हैं, और कुछ ऐसे MLAs हैं जिनको 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ पेंशन में मिलते हैं। इनकी बाकी की इनकम तो को हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में पेंशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पर हमारे MLAs जो वैसे ही बहुत पैसे वाले लोग हैं, MLA जब बनते हैं तब भी आपको पैसे चाहिए। एक बार MLA बन गए और एक पूरी टर्म कंप्लीट की तो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना पैसे कमा लेते हैं। पता नहीं कहाँ से, मीन्स पता है कहाँ से आते हैं, लेकिन ऊपर पर यही बताया जाता है कि पता नहीं कहाँ से ये पैसे कमाते हैं। बट वी नो कि सारी चीज़ों में कट होती हैं। लोकल लेवल पर अगर कोई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें भी कट, राइट? बिजली के तार लगाए जा रहे हैं, जिस कंपनी वो तार प्रोवाइड कर रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में, या फिर JCB भी चल रहे हैं। अगर चलो तार में आप करप्शन नहीं कर पाएंगे, या फिर वो बड़ी कंपनी से, लेट्स से L&T से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन सारी चीज़ें। लेकिन जो पोल्स लगाने के लिए आपको जो खड्डे करने पड़ेंगे, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसमें भी JCBs और जो भी चीज़ें यूज़ होगी तो उसमें भी लोकल जो नेता होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कट होती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो इतने वेल्थी पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कोई भी मौका नहीं छोड़ते, राइट? कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते। मुझे पता नहीं कोई ऐसा अगर MLA हो तो जिसने आगे चलकर ये कहा हो कि देखिए मुझे 3-4 जगहों से मुझे पेंशन नहीं चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें आपका फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, मीडिया में आएगा, ऐसा कुछ होगा, तो 1-2 लाख रुपए वो ऐसे जाने देंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए इतना तो खर्च वैसे भी हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा MLA है जिसने आगे आकर ये कहा हो कि मुझे ये पेंशन जो है वो नहीं चाहिए। बट एनीवे, पंजाब सरकार ने जो किया है, अब इसकी रिपल इफेक्ट हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। वहाँ के लोग जो हैं वो एक आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो एक ऑर्डिनेंस भाजपा की सरकार जो है वो लाने के बारे में सोच रही है कि जो लेजिस्लेचर हैं वो इनकम टैक्स पे करेंगे। वहाँ पर एक नई डिमांड क्रिएट हुई है कि जो हम मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो MLA जो है उनको सैलरी मिल रही, तो वो भी क्यों टैक्स पे ना करें। और
पुरानी पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने की भी डिमांड आ रही है कि लोगों की पेंशन स्कीम नहीं चल रही है और यहाँ पर एमएलएज की पेंशन स्कीम चल रही है, और वो भी मल्टीपल पेंशन्स। तो अच्छा हुआ आप सरकार ने ये किया पंजाब में, और अब सारे राज्यों में इसका एक रिव्यू होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, जितने भी हमारे राज्य हैं, सारे के सारे राज्य में एक रिव्यू होना चाहिए। और सिर्फ एमएलएज का नहीं, एमपीज में भी अगर ऐसा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मल्टीपल पेंशन्स मिल रहे हैं, तो वो भी चीज़ें जो हैं वो बंद होनी चाहिए, इज़न्ट इट। डिफेंस इंपोर्ट बैन, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। 2020 में भारत सरकार ने एक लिस्ट लॉन्च किया था कि कौन कौन सी ऐसी डिफेंस की प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बैन कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते आपको इनको। अब क्यों इंपोर्ट पर बैन है? क्योंकि भारत सरकार इसको मेक इन इंडिया के तहत यहाँ बनाना चाहती है। 2021 में भी एक लिस्ट रिलीज किया गया, और एक लेटेस्ट लिस्ट जो है वो 2022 का आया। इसमें 100 से भी ज़्यादा वेपन्स और सिस्टम्स हैं। ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ ये दिखाती है कि भारत का जो एक सपना है इंडिजनाइजेशन का, कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। जेन्युइनली हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम पैदा करने लगे हैं, और ये इस बात का इशारा है कि और ज़्यादा आइटम्स ऐड हो रही है। इस बात का इशारा है कि भारत अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं, जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हम बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। ये जो 2 नोटिफिकेशंस आए इससे पहले, तो अब हमारी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी करना। तो जो 2020 और 2021 का जो लिस्ट आया, तो इस लिस्ट के माध्यम से 54,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मिले। और ये कहा जाता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये जो ऑर्डर्स हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,10,000 करोड़ रुपीस। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, डिफेंस की इंडस्ट्री, इसके लिए गुड न्यूज़ है ये। और पिछले 3 सालों की बात करें तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक स्टेप है, राइट, ये पहला स्टेप होता है कि अगर आपको मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदना है तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल्स और सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं तब आपको AON मिलता है। तो ये जो AON है पिछले 3 सालों में 2,47,515 करोड़ के डिफेंस मेकर्स को या फिर डिफेंस इक्विपमेंट के AON मिल चुके हैं। यानी कि इतनी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में प्रोड्यूस, मीन्स एक बहुत अलग अलग लेवल पर ये प्रोडक्शन होगा, लेकिन टोटल 2,47,515 करोड़ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे देश में बनाए जाएंगे। और दूसरे सारे देशों के साथ मिलकर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। रशिया की बहुत सारी, फॉर एग्जांपल वहाँ की जो AK-203 राइफ़ल हैं वो भारत में बनेगी, और अभी रशिया जैसे देश से भी हम कम सामान खरीद पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रशिया को भी अब हथियारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में जब हम हमारे देश में ही सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और कल मैंने एक लेक्चर बनाया है इंडिया और फिलीपाइंस के बीच में जो ब्रह्मोस डील है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। और ये डील जो है ये नंबर 1 डील है, इन द सेंस कि ये पहला कदम भारत ने उठाया है कि हम हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मिसाइल लेवल की बातें करें तो दिस इज़ द फर्स्ट डील। तो अब धीरे धीरे भारत इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन हो रहा है और नेगेटिव इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट को कम कर रहे हैं और इंडिजनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, एम्यूनेशन एंड वेपनरी और दूसरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, आर्टिलरी बनाना, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीज़ें नए लिस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और इसमें PPP के मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इसमें कमिटेड तरीके से काम करेगी, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ फ़िलहाल तो नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से। और DRDO की जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए तैयार है ताकि प्रोडक्शन जो है वो लोकल लेवल पर स्टार्ट हो जाए। तो अच्छी खबर है भारत के लिए, राइट। एंड बेसिक दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। एन्जॉय, अगर आपके वहाँ पर हनुमान जयंती को लेकर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, देन डू एन्जॉय इट। And I'll see you tomorrow with एक रिविजन लेक्चर्स के साथ कल मिलेंगे फॉर श्योर। एंड आज का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। So I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।